नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे आपको माइक्रोबायोलॉजी के वीडियोस जो हैं उपलब्ध हो जाते हैं यहाँ पर आसानी से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी का जो भी जनरल इंट्रोडक्शन है कि उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं और क्या होता है साल्मोनेला टाइफी, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, वो मैंने अपने पहले वाले वीडियो पे बता दिया है। तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वो वीडियो ना देखकर भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है ना, दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। कि जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में, उसमें या तो आपके एक ऐसे पूछा जाएगा, तो जो ऐसे पूछा जाएगा ना तो उसमें आपका सब कुछ पूछ लेगा। वो आपको केस सिनेरियो देगा, उसके बाद पैथोजेनेसिस भी पूछ लेगा और साथ ही साथ आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी पूछ लेगा। क्लासिफिकेशन नॉर्मली कम पूछा जाता है, पर लैब डायग्नोसिस आपके ऐसे में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ वो आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनमें भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना, पर नहीं देखी है तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली आपको समझ नहीं आएगी। ये भी आपको मैं कोशिश करूँगा कि कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी समझा दूँ। उससे पहले पिछली वीडियो में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि स्टेप लेडर फीवर क्या होता है। जो स्टेप लेडर फीवर होता है वो साल्मोनेला टाइफी की पहचान है कि ये है। तो आपको तुरंत, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और स्टेप लेडर फीवर अगर उसकी प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत डायग्नोसिस करना है कि इसके साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है। तो स्टेप लेडर फीवर क्या होता है? सबसे पहले जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो अभी नए नए MBBS में आए हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी जो है, हिंदी में उन्होंने 11th-12th की, हिंदी में उन्होंने NCERT पढ़ी, तो उनको थोड़ी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको मैं बता दूं, लेटर का मतलब होता है CD। तो स्टेप लेटर का मतलब क्या होता है कि जो बुखार था, मान लीजिए ये फीवर था, ये बुखार था, ये पहले बढ़ा, उसके बाद ये कम हुआ, पर ये उतना कम नहीं हुआ जितना अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं आया, हल्का सा कम हुआ। फिर जो इसकी इनिशियल स्टेज थी उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, फिर ये कम हुआ पर नॉर्मल पे नहीं आया। मतलब बुखार कम तो हो रहा है पर नॉर्मल पे नहीं आ रहा है, और उसके बाद दोबारा बढ़ रहा है, पिछली बार से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसी एक तरीके से एक सीढ़ी की तरह बन गया और स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम स्टेप लेडर फीवर बोलते हैं, जो कि बेसिकली ये जो साल्मोनेला टाइफी है उसकी पहचान है। अब लैब डायग्नोसिस शुरू करने से पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, इसमें स्टेप लेडर फीवर मोस्ट फेमस है। इसके अलावा फीवर, चिल्स, इसके अलावा रैशेज 30% लोगों में दिखाई देने लग जाते हैं। और ये जो होता है इसके पैथोजेनेसिस के अंदर एक होता है कि ये रफल्स फॉर्मेशन करता है, एक सेल मेम्ब्रेन में सेल रफल्स बनाता है, जिसकी मदद से ये पहले मैक्रोफेजेस में जाता है। मैक्रोफेजेस में जाने के बाद ये अपना जो लिपोपॉलीसैकेराइड की जो लेयर है उसमें कुछ चेंजेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मैक्रोफेजेस के एंजाइम्स हैं उनसे बच जाता है। अच्छा, एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, और आपको पता होगा कि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें लिपोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है। तो ये हो गया। अब जो लैब डायग्नोसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को लैब डायग्नोसिस में दिक्कत आती है माइक्रोबायोलॉजी में, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि वो बार बार भूल जाते हैं। तो एक तो कभी भी बैक्टीरिया का लेबोरेटरी डायग्नोसिस आ जाए तो उसका एक फेमस जो इसके स्टेप होता है वो होता है स्पेसिमेन कलेक्शन। कि आपको क्या करना है, आप कौन सा स्पेसिमेन लोगे। तो क्योंकि ये अपना क्या चल रहा है, ये अपना CVS चल रहा है, तो CVS में मोस्टली केसेस के अंदर जो स्पेसिमेन होगा वो ब्लड ही होगा। अगर आप GIT कर रहे हो तो डेफिनेटली जो भी इसका अपना ब्लड स्पेसिमेन होगा वो स्टूल होगा। अगर आप यूरिनरी ट्रैक कर रहे हो तो यूरिन होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप CNS का कोई बैक्टीरिया है तो अपना स्पेसिमेन जो होगा, जो बेस्ट स्पेसिमेन होगा, CSF होगा। तो स्पेसिमेन विल बी डिपेंड ऑन द विच सिस्टम यू आर ट्रीटिंग। तो स्पेसिमेन कलेक्शन ये आपको लिखना ही लिखना है। दूसरा होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कि हमने क्या किया। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है कि हमने पेशेंट जो था उसका सैंपल स्पेसिमेन ले लिया, चाहे वो ब्लड हो चाहे CSF हो, कुछ भी हो, वो हमने ले लिया और फिर हमने डायरेक्टली उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेन करके देखा। दैट इज डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। थर्ड क्या होता है कि हमने उसको डायरेक्टली नहीं देखा, इंस्पाइट ऑफ सीइंग दैट डायरेक्टली हमने क्या किया, उसका कल्चर कर दिया, उसको हमने ग्रो किया। कई सारे कल्चर मीडिया होते हैं, न्यूट्रिशनल अगार, ब्लड अगार, मैककॉम की अगार। हमने पहले बैक्टीरिया का कल्चर किया। कल्चर फिर अपना एक चौथा आता है कि कल्चर हमने किया, फिर आता है कल्चर आइडेंटिफिकेशन, कि हमने क्या किया कि उसका आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उसके वो बैक्टीरिया किस प्रकार की रिएक्शन शो कर रहा है उसके बेसिस पे। फिर फोर्थ हमारे पास आता है एंटीजन डिटेक्शन या एंटीबॉडी डिटेक्शन, जो सीरम से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो सब। और फिर लास्ट हमारा जो फेमस होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स। इसका मतलब अपने को डायरेक्टली उसका जीन पता करना है, उसका DNA RNA पता करके हम पता करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस है। एक सिक्स्थ बैक्टीरिया के केस में होता है ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, तो उसको हम AST बोलते हैं। ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं वो होता है।
अब अगर मान लीजिए किसी के साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, तो आप मान लीजिए डॉक्टर बन गए, आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट ने आके बता दिया कि मेरे स्टेपलेटर फीवर है, आपको पता चल गया। दूसरा, साल्मोनेला टाइफी फैलता है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से। तो आपने पेशेंट से हिस्ट्री ली, तो उसने बताया कि भाई कुछ दिनों पहले उसने किसी होटल का खाना खाया था, या वो किसी ऐसी जगह रहता है जहाँ पानी अच्छा नहीं आता, तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली इसका इन्फेक्शन तो साल्मोनेला टाइफी का ही है। अब आपने क्या किया, आप पेशेंट से पहली चीज़ क्या पूछोगे कि कितना टाइम हो गया उसको इस बीमारी से गुजरे हुए। क्योंकि क्या बात होती है ना, अगर फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस है, मतलब उसको अभी बीमार हुए हुए एक हफ्ता ही हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर हम जो स्पेसिमेन लेंगे वो या तो होगा ब्लड, या होगा बोन मैरो एस्पिरेशन, या फिर होगा ड्यूडेनल एस्पिरेशन। तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि ड्यूडेनल एस्पिरेट। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली 3 होते हैं जो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस के अंदर लेते हैं। सेकेंड वीक ऑफ इलनेस है, मतलब पेशेंट को बीमार हुए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम सीरम लेते हैं। और यहाँ एक बहुत ही फेमस टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट का कि ना टाइफाइड के लिए कौन सा करते हैं, तो विडाल टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को आप डिटेल में पढ़ोगे। दूसरा, थर्ड वीक ऑफ इलनेस होता है, तो हम लेते हैं सैंपल के तौर पे यूरिन या फिर स्टूल। अब आता है फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस पे हम ये 3 क्यों लेते हैं। 3 इसलिए लेते हैं कि सबसे जो बेस्ट स्पेसिमेन होता है वो होता है ब्लड। अब आपको पता होगा हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं इंडिया में। तो इंडिया में ऐसा तो होता है नहीं कि भाई, अमेरिका में तो क्या होता है ना, बंदे की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, वो डॉक्टर के पास भाग गया। पर ये इंडिया है, हम हमेशा पैसा बचाने की सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, तबीयत खराब हुई तो उल्टी दस्त कुछ भी अपने को सिम्टम्स दिखाई दिया, हम गए फार्मेसी की दुकान पे, फार्मेसी वाले ने क्या किया, दवाई दे दी। अब दवाई पे वो कोई भी क्या दे सकता है अपने को, एंटीबैक्टीरियल ड्रग देगा। तो क्या होता है, जब अपन एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं तो कई बार ब्लड में फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब कि साल्मोनेला टाइफी है उस बंदे के ब्लड के अंदर, पर फिर भी है ना वो टेस्ट नेगेटिव देगा। क्यों देगा, क्योंकि बंदे ने एंटीबायोटिक्स लेनी शुरू कर दी है। लेकिन अगर मान लीजिए बोन मैरो, अगर अपने को पेशेंट ने हिस्ट्री दे दी है, क्योंकि हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये भी होता है कि पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपने कोई मेडिकेशन ली है क्या। वो कहते हैं नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं ली है, तो अपन ब्लड को प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए ब्लड टेस्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन आपको पूरा शक है कि बंदा जो है ना, इसके इन्फेक्शन तो साल्मोनेला का ही है, तो फिर हम बोन मैरो पे जाएंगे। और बोन मैरो जो होता है ना, वो अगर आपने एंटीबायोटिक्स लेना चालू कर दिया है तो भी बोन मैरो जो होगा ना वो टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा, और ड्यूडेनम भी, या फिर हम तीनों को प्रेफर करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लगभग 8 से 10 ml ब्लड लेते हैं पेशेंट का। अब ब्लड लेने के भी 2 तरीके हैं, या तो हर चीज़ 2 ही होती है, या तो कन्वेंशनल पुराने तरीके, या फिर दूसरे नए तरीके। नए तरीके कैसे होंगे, ऑटोमेटेड। अब ये आप माइक्रोबायोलॉजी में याद रख लो, कैसा भी लेबोरेटरी डायग्नोसिस आ जाए, अपने को ऑटोमेटेड में माल्डीटॉफ तो लिख के आना है। माल्डीटॉफ मतलब ऑटोमेटेड, हमने सीधा अब ब्लड कलेक्शन हमने किया, माल्डीटॉफ आइडेंटिफिकेशन के काम आएगा। इसमें आता है बैकटैक, बैक्टी और अलर्ट, ये 2 अपने काम में आते हैं। और कन्वेंशनल में आता है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न, वो अपने 2 मीडिया हैं, एक कन्वेंशनल मीडिया है, एक ऑटोमेटेड मीडिया है, आज के ज़माने का, एक पुराने ज़माने का मीडिया हम लेंगे। उसके बाद उसको ब्लड कल्चर करेंगे। कल्चर के लिए नॉर्मली क्या होता है ना, माइक्रोबायोलॉजी में आप हर बैक्टीरिया का याद नहीं रख सकते कि इसमें ये कंडीशन, इसमें ये कंडीशन। नॉर्मली हर बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पे हम उसका इंक्यूबेशन करते हैं। 37 डिग्री पे जब हम इंक्यूबेशन करेंगे, और अगर मान लीजिए बैक्टीरिया ने ग्रोथ दिखा दी, अपने को पता चलेगा कि भाई साल्मोनेला है, फिर हम उसको आगे उसके 3 पार्ट करेंगे। अगर बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो फिर हम उसे उगाएंगे ब्लड अगार में। ब्लड अगार क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट अगार होती है उसके अंदर 10 to 5% शिप का ब्लड मिला देते हैं, तो वो ब्लड अगार बन जाती है। ब्लड अगार में हम इसलिए यूज़ करते हैं, अपने पता करते हैं कि भाई अपने को पता करना है कि इस पेशेंट में कौन से बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है, तो सबसे पहले हम उसको ब्लड अगार में डालेंगे। अब वो ब्लड अगार में जो आरबीसी है, जो ब्लड है, उसका लाइसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हीमोलाइटिक है या नॉन हीमोलाइटिक है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो अपना साल्मोनेला टाइफी होता है, ये नॉन हीमोलाइटिक मॉइस्ट कॉलोनीज बनाता है, तो जितने भी हीमोलाइटिक बैक्टीरिया हैं वो सब एलिमिनेट हो गए कि भाई हीमोलाइटिक तो हो ही नहीं सकता, तो नॉन हीमोलाइटिक होता है, ये नॉन हीमोलाइटिक मॉइस्ट कॉलोनीज बनाता है। दूसरा एक होता है मैककॉन्की अगार। तो बेसिकली जो मैककॉन्की अगार होता है
उसके अंदर क्या होता है, अपन ये देखते हैं कि मैकॉन्ग की अगर एक डिफरेंशियल मीडिया है, वो ये पता करता है कि भाई ये बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग है या नहीं है। अगर बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है तो पिंक कलर की कॉलोनीज आती है, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है तो ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनीज आती है जो कि पेल कलर की होती है। तो क्योंकि अपना साल्मोनेला जो है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, इसलिए मैकॉन्ग के आकार के अंदर जो कॉलोनीज आएंगी वो सारी की सारी कॉलोनीज कैसी होंगी, वो ट्रांसल्यूसेंट पेल कॉलोनीज होंगी। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट ये अपना ख़त्म हो गया ब्लड के बाद ऐसे बोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो ब्लड होता है इसकी सेंसिटिविटी 90 to 95% होती है। 95% केसेस के अंदर अगर कोई साल्मोनेला का मरीज आपके पास आया है, आपको शक है कि इसके साल्मोनेला का इन्फेक्शन है, इसके टाइफाइड है, तो ब्लड बता देगा कि हाँ भाई इसके टाइफाइड है, हाँ भाई इसके टाइफाइड नहीं है। अगर ब्लड नेगेटिव आ जाता है और आपको शक पूरा है कि बंदे के 100% हुआ तो इसके अंदर है ना साल्मोनेला का इन्फेक्शन है, तो फिर हम बोन के लिए जाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कल्चर आइडेंटिफिकेशन। कल्चर आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हमें जब इसको ग्रो करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपना ये है साल्मोनेला, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि पूरा करेक्टरलेस है। कैसे, ग्राम नेगेटिव है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, नॉन कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल नहीं बनाता। तीसरा, नॉन स्पोरिंग है, किसी प्रकार के स्पोर नहीं बनाता, ठीक है, पर ये मोटाइल है विद पेरिट्राइकस फ्लैजिला। तो पेरिट्राइकस फ्लैजिला के साथ ये मोटाइल है, पर ये नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ये सब इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली 5 तरीके के टेस्ट करते हैं। पहला कैटालेस, ऑक्सीडेज, इंडोल, सीट्रेट और यूरिएज, और लास्ट में टीएसआई टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या होते हैं, अपन जर्नल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसमें नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो कैटालेस पॉजिटिव और ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। तो यही अपना साल्मोनेला टाइफी भी है, तो कैटालेस पॉजिटिव और ऑक्सीडेज नेगेटिव है। इंडोल ये नेगेटिव रहता है, सीट्रेट नेगेटिव होता है और यूरिएज नेगेटिव होता है। टीएसआई इसका होता है K/A यानी एल्कलाइन साल्ट एसिडिक बट, और विदाउट गैस एंड विद स्पाइक ऑफ H2S इसके अंदर थोड़ी सी पाई जाती है। तो इसके अंदर थोड़ी सी H2S पाई जाती है। और फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरा जो होता है वो होता है माल्डिटॉफ। ओके, अब हम आते हैं कि अब बंदा जो है ना 2nd वीक ऑफ इलनेस चल रहा है, मतलब अब वो जो बंदा था ना उसको बीमार हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो फिर हम जाएंगे विडाल टेस्ट के लिए, जो सीरम टेस्ट है। विडाल टेस्ट क्या होता है, बहुत इजी होता है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर बंदे के अंदर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें एंटीबॉडी भी बनेगी साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ। अब वो जो मान लो ये बंदा है, इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई। अब हमने क्या किया कि एंटीजन को आर्टिफिशियली बना लिया, मतलब जो एंटीजन था साल्मोनेला टाइफी का, हमने कहीं लैब में उसका एंटीजन जो था वो आर्टिफिशियली तैयार कर लिया। अब एंटीबॉडी पेशेंट के अंदर बन गई है, ये पेशेंट है जिसमें एंटीबॉडी बन चुकी है इसके खिलाफ। अब हम पेशेंट का जो सीरम है उसको इस आर्टिफिशियल एंटीजन्स के साथ मिलाएंगे, एंटी सीरा के साथ मिलाएंगे। अगर कोगुलेशन हो रहा है इसका मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये साल्मोनेला के खिलाफ बनी है और बंदे में साल्मोनेला का इन्फेक्शन है। अगर ये एंटीबॉडीज़ या एग्लूटिनेशन शो नहीं करती हैं, इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं ये साल्मोनेला के खिलाफ नहीं बनी है। तो ये टेस्ट तो 2 to 3 वीक ऑफ इलनेस पे किया जाता है, ये ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है। ओके, इसके अलावा इसमें एंटीजन कौन कौन से यूज़, मैंने बताया ना कि यहाँ पर एंटीजन हम आर्टिफिशियली बनाएंगे। तो एक तो ओ एंटीजन यूज़ करते हैं एस टाइफी का, जिसको हम TO से रिप्रेजेंट करते हैं। एक अब ओ एंटीजन तो सब में सेम रहता है, ठीक है। अब नॉर्मली चाहे वो टाइफी का इन्फेक्शन होगा तो भी ओ एंटीजन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर वो पैराटाइफी A होगा तो भी अपने सेम ही टेस्ट आएगा, अगर वो पैराटाइफी B होगा तो भी अपने को क्या होगा, सेम O के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो H एंटीजन होता है वो तीनों का अलग होता है, तो O एंटीजन को हम TO से रिप्रेजेंट करेंगे, जो H एंटीजन है उसको हम TH से, जो टाइफी का H एंटीजन है, फ्लैजिलर एंटीजन है, उसको हम TH से रिप्रेजेंट करेंगे। जो पैराटाइफी A का H एंटीजन है उसको हम AH से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो H एंटीजन है S पैराटाइफी B का उसको हम BH से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम सीरम डाइल्यूशन करेंगे। सीरम डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो अपने पास सीरम है उसको हम डाइल्यूट करते जाएंगे। वो क्यों होता है, अच्छा ये टेस्ट कैसा होता है, ये टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। क्वालिटी, कि वो बस ये बताएगा कि भाई टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक होता है क्वांटिटी, वो टेस्ट ये भी बता देगा कि कितना बैक्टीरिया मौजूद है। और एक होता है सेमी क्वांटिटेटिव, मतलब वो ये बताएगा कि ज़्यादा है, कम है, मीडियम साइज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के सीरम को डाइल्यूट करते जाएंगे डाइल्यूट वाटर से, तो जिससे कि क्या होगा कि जितना
कम डाइल्यूशन तो अपने को ये पता चल जाएगा कि भाई एंटीबॉडी कितनी है उसके अंदर। भाई ज़्यादा एंटीबॉडी होगी तो बिना डाइल्यूशन के डायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। कम एंटीबॉडीज़ होंगी तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करने पर अपने को उस हिसाब से एंटीबॉडीज़ दिखाई देंगी। तो प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर ये है कि हम पहले इसको डाइल्यूट करते हैं इसको अच्छे तरीके से, फिर हम 4 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। हमने क्या की, 4 टेस्ट ट्यूब ली। इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने पेशेंट का सीरम डाला, साथ ही साथ हमने ये डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया ओ एंटीजन, ठीक है, टाइफाई का। एक हमने डाल दिया TH टाइफी का H एंटीजन, एक हमने डाल दिया AH पैराटाइफी A का H एंटीजन, एक हमने डाल दिया BH यानी पैराटाइफी B का H एंटीजन। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब बंदे के साल्मोनेला का इन्फेक्शन ही नहीं है। यहाँ अगर एग्लूटिनेशन अपने को देखने को मिलता है, इसका मतलब उसमें साल्मोनेला का तो इन्फेक्शन डेफिनेटली है। अगर मान लीजिए यहाँ अपने को एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एक तो उसमें ओ एंटीजन प्रेजेंट है और एक टाइफी का H एंटीजन है, इसका मतलब टाइफी का इन्फेक्शन हुआ है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन। यहाँ अगर एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि अपने को पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी ए का इन्फेक्शन हुआ है। और यहाँ अगर एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि साल्मोनेला पैराटाइफी बी का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये है टाइफी के लिए, ये है पैराटाइफी ए के लिए और ये है पैराटाइफी बी के लिए। नेक्स्ट आता है रिजल्ट। रिजल्ट हम जब भी पढ़ते हैं तो कॉनकेव मिरर के अंदर पढ़ते हैं। प्रोसीजर इतना लिख कर नहीं आना है अपने को, क्योंकि अपने को अगर विडाल टेस्ट अगर शॉर्ट नोट में आ जाता है तो अपने को बेसिकली ये लिख के आना है। प्रोसीजर में ये कि पहले हम सीरम डाइल्यूशन करेंगे, फिर 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें डाइल्यूटेड सीरम डालेंगे। ये जो डाइल्यूटेड सीरम होगा इसके अंदर मौजूद है पेशेंट की एंटीबॉडीज़। अब जो एंटीजन इसके साथ मिलके एग्लूटिनेशन शो करेगा वही एंटीजन उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि किसका इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओ एंटीजन, अगर साल्मोनेला का इन्फेक्शन है तो ओ एंटीजन के साथ तो एंटीबॉडीज डेफिनेटली एग्लूटिनेशन शो करेंगी। अगर मान लीजिए H के साथ शो कर रही है, इस H एंटीजन के साथ कर रही है मतलब टाइफी का इन्फेक्शन है, AH के साथ कर रही है मतलब पैराटाइफी A का इन्फेक्शन है, और B के साथ कर रही है तो पैराटाइफी B का इन्फेक्शन है। रीडिंग हमेशा कॉनकेव मिरर पर लेंगे। मिरर 3 प्रकार के होते हैं ना, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे एक मिरर के ऊपर रख के फिर देखेंगे। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो एक मैट फॉर्मेशन होगा, एक मतलब जो उसमें जैसा दिखाई देता है उसको मैट फॉर्मेशन बोलते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसको हम बटन फॉर्मेशन बोलेंगे। अगर मान लीजिए ओ एंटीबॉडीज़ है तो ग्रेनुलर, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, ग्रेनुलर का मतलब होता है कि जिसके अंदर एकदम ग्रेन्यूल टाइप, मतलब ऐसे ग्रेन्यूल को हम बोलते हैं ऐसे जो चूना चूना सा नहीं होता उसको हम बोलते हैं ग्रेन्यूलर चौकी क्लम्स दिखाई देंगे। मतलब जो चौक होता है हमारा बढ़ती जिसको हम बोलते हैं, उसको हम तोड़ के उसका चूरा बना दें, वैसा टाइप ग्रेन्यूलर चौकी क्लम्स दिखाई देंगे। कॉनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसमें अपने को उल्टी दिखाई देती है इमेज मोस्टली, वो होता है कॉनकेव मिरर हो जाता है। इसके अलावा अगर H एंटीबॉडी मौजूद होगी तो वुल्ली कॉटन, तो अगर H एंटीबॉडीज अपने को दिखाई देंगी तो वहाँ अपने को कॉटनी वुल्ली क्लम्स दिखाई देंगे। अब कॉटनी वुल्ली क्लम्स, कॉटनी मतलब होता है रुईदार और वुल्ली मतलब जो ऊन जैसे होते हैं, तो एकदम ऊन जैसा कॉटनी वुल्ली क्लम्स, क्लम्स मतलब वहाँ पे गुच्छा सा दिखाई देगा। अब इंटरप्रिटेशन में मैंने बता दिया कि अगर मान लीजिए TO एंटीजन के साथ और TH एंटीजन के साथ अगर वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो रहा है, एक थक्का सा जम रहा है वहाँ पर, तो वो हो गया अपना, इसका मतलब टाइफी है, ठीक है। अगर TO और AH है इसका मतलब पैराटाइफी A है। और अगर मान लीजिए TO और BH में साथ एग्लूटिनेशन हो रहा है तो ये पैराटाइफी B है। ये अपना इंटरप्रिटेशन हो गए। अब इसके बाद आता है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर साल्मोनेला का इन्फेक्शन है पर फिर भी वो नेगेटिव दिखा रहा है। तो ऐसा किस कंडीशन में आ सकता है? तो ये आ सकता है, एक तो पहला कि बंदे ने एंटीबायोटिक्स चालू कर दी हो, तो एंटीबायोटिक्स चालू कर देगा तो जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज है वो कम हो जाएंगी ना, वो जो बैक्टीरिया मरने लग जाएगा। तो इसलिए फॉल्स नेगेटिव दिखा सकता है कि बंदे में साल्मोनेला का इन्फेक्शन है पर फिर भी क्या हो रहा है, उसके खिलाफ वो टेस्ट में आ रहा है कि भाई इसके अंदर कोई साल्मोनेला का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब हो सकता है कि किसी और बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया जो इसका रिश्तेदार लगता है साल्मोनेला का, कोई दूसरे बैक्टीरिया ने आके इन्फेक्शन कर दिया है। तो ये अपने विडाल टेस्ट हो जाते हैं।
इसके अलावा जो होता है हम जो करते हैं वो करते हैं थर्ड वीक ऑफ इलनेस के लिए, कि अगर मान लीजिए तीसरा हफ्ता या फोर्थ वीक चल रहा है इलनेस का, बंदे को बीमार हुए 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, तो उसके अंदर हम लोग बेसिकली करते हैं यूरिन या फिर अपना स्टूल टेस्ट। स्टूल जो है उसको हम एज ए स्पेसिमेन के रूप में यूज़ करेंगे। यूरिन में बहुत रेयर चांस होते हैं। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में यूरिन और स्टूल के बेस पे कैरियर भी बताए थे कि जो यूरिन वाला कैरियर होते हैं वो कम होते हैं, स्टूल वाले कैरियर ज़्यादा होते हैं। टाइफाइड मैरी के बारे में सब जानते हैं, जो अपने पकाए हुए खाने से इन्फेक्शन फैला रही थी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इनरिचमेंट, अब जो मीडिया होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल मीडिया, एक इनरिचमेंट मीडिया और एक सेलेक्टिव मीडिया। तो इसके अंदर जो इनरिचमेंट मीडिया हम लोग यूज़ करेंगे, एक हम इसमें सेलेक्टिव मीडिया यूज़ करेंगे। तो 2 प्रकार की मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। सेलेक्टिव के अंदर भी फिर आते हैं लेस सेलेक्टिव और मोर सेलेक्टिव। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो इनरिचमेंट बहुत आते हैं, इसमें आता है ग्राम नेगेटिव मीडिया, इसके अलावा सेलेनाइट, एफ ब्रोथ, ये इस तरीके के मीडियाज अपने को देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बार वीडियो देखने के बाद ज़रूर अपूर्वा शास्त्री या जो भी बुक है वो पढ़ लेना। बेस्ट रिकमेंडेड है अपूर्वा शास्त्री, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी और जो इंग्लिश मीडियम के वो भी, उसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर कट दी हुई है। सेलेक्टिव मीडिया में जो लेस सेलेक्टिव होता है वो होता है मैककॉन्ग की अगार, जो अपन ने देख लिया कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी। इसमें अंदर आते हैं 2, एक तो होता है DCA और एक होता है XLA, डीऑक्सीचोलेट अगार। इसके अंदर अपने को ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज दिखाई देंगी, पेल कलर की कॉलोनीज दिखाई देगी जिनका ब्लैक सेंटर होगा और वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होगी। और इसके अंदर भी ब्लैक सेंटर वाली ही अपने को कॉलोनीज दिखाई देंगी। और एक और होता है जिसमें अपने को ब्रिलियंट ग्रीन कलर की कॉलोनीज दिखाई देती हैं। ओके, तो ये टेस्ट हो गए कि यूरिन और स्टूल में अगर हम टेस्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, वो अपन यहाँ पर अपने को देखते हैं। और यहाँ पे DCA के अंदर अपने को पेल कॉलोनीज विद ब्लैक सेंटर दिखाई देता है और यहाँ अपने को पिंक कलर की कॉलोनीज विद ब्लैक सेंटर दिखाई देगी। और एक और टेस्ट होता है इसके अंदर अपने को ब्रिलियंट ग्रीन कलर की दिखाई देती है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप बार बार भूलोगे, तो उसमें अपने को केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखने हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखना चाहो तो रख दो। अब वो दूसरे आते हैं दूसरे टेस्ट। दूसरे होते हैं रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, जैसे IDL ट्यूबेक्स टेस्ट। ओके, इसके अलावा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जैसे ELISA। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसे PCR हमने NCERT में पढ़ा था, जिसमें 3 स्टेप होते हैं, एक्सटेंशन, ये सब। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, कॉमन सेंस की बात, अगर साल्मोनेला का इन्फेक्शन हुआ होगा तो न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगी, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके के जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो अपन साल्मोनेला के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। और दूसरी बात, इसको एक बार माइक्रोबायोलॉजी की बुक से ज़रूर पढ़ना। ओके, और साल्मोनेला के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब होता है। कोई यूनिवर्सिटी है जो बस ऐसे 15 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देती है, कोई यूनिवर्सिटी है जो 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के सभी प्रकार के क्वेश्चन देती है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होते हैं और लैब डायग्नोसिस माइक्रोबायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको एक बार अपूर्वा शास्त्री जो है बुक है उससे पढ़ लेना, उसको रीड करना और आसान हो जाएगा इसके अंदर। और बिल्कुल इंटरेस्ट लेके लैब डायग्नोसिस पढ़ना कि आप डॉक्टर बन चुके हो और अब आपको लिखना है उस पेशेंट को कि कैसे उसे ट्रीट करना है, क्या क्या स्पेसिमेन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डॉक्टर बन गए, पेशेंट आपके पास आ रहा है कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है और आप स्टूल उसको कह रहे हो कि स्पेसिमेन के तौर पे तू स्टूल सैंपल लेकर आ। तो वो माइक्रोबायोलॉजी वहाँ हेल्प करती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो वॉच वीडियोज़ ऑन एनाटॉमी ऑल्सो ऑन दिस चैनल। थैंक यू।